हाँ, पिछली क्लास में हम लोग बैलेंसिंग पढ़ा और एन फैक्टर निकाला और एन इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका सीखा। चलिए, तो उसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे, देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, नॉर्मलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं वो ऐसे सुने। तो नॉर्मलिटी क्या होता है, जल्दी से लिखिए। इट इज डिफाइंड, इसी चैप्टर में ये आएगा, इस पर हमें जल्दी लिखिए। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute present in 1 liter of solution. This is normality. क्योंकि नॉर्मलिटी में भी n फैक्टर का ही कंसेप्ट है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है आपको। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है वो से सुने। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये होता है कि उसके 3 फार्मूले हैं, इसीलिए इसी पार्ट में पढ़ाया जा रहा है। पहला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के 3 तरीके। पहला है ग्राम, मतलब गिवन मास इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है तो आपको मालूम है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो खुद सोचिए, गिवन मास है, इक्विवेलेंट मास को क्या लिखेगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का दूसरा तरीका, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तीसरा फार्मूला ऊपर देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। तो 3 तरीका, जैसे क्वेश्चन होगा उसी तरीके से हम लोग करेंगे। Yes. ये क्लियर है यहाँ तक? सच सच बोलिए। अरे किसकी आवाज आ रही है? चुपचाप से बैठे, खच 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 कर रहा है उस वक्त से। हाँ भाई, सब लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक? जल्दी बोलिए। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को 3 तरीके से लिख सकते हैं, गिवन मास इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। बोलिए सारे, अरे कुछ तो बोलिए। सर क्या लिखा है सर? नंबर ऑफ बिहारी और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मैं बोल भी रहा हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये अल्लाह के बंदे लोग, नंबर ये ऑफ सर ग्राम गिवन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट ऊपर तो गिवन लिखा मास हुआ है है, सर। ऊपर लिखा हुआ है ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। साहब नजर नहीं आ रहा है सर। कौन? ये पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा? साहब जो आपने लिखा है ना सर, वो साहब नजर नहीं आ रहा है इसलिए। नहीं नहीं, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अभी दिख रहा है सर, अभी दिख रहा है। हाँ, तुम्हारे यहाँ का होगा खराब। तुम पहले लिखो, नासिर हो, यस सर। जल्दी लिखो। मैं रिपीट कर लिखा है देता हूँ, सर। मैं रिपीट कर देता हूँ। It is defined as number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution. This is called normality. Clear है यहाँ तक? हाँ, normality is equal to
नंबर ऑफ ग्राम, GEQ ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ग्राम इक्विवेलेंट को 3 तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 1 गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, इसी को सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तीसरा ऊपर से नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का 3 तरीका है। आगे बढ़ते हैं। तुम लोग एक छोटी सी चीज में एकदम टाइम लगाते हो यार। चलिए अब आइए, ये टॉपिक क्यों पढ़ाया उसका रीजन है। मैं न्यूमेरिकल तो कराऊंगा, पहले गौर से सुनो। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है कंपटीशन के लिए, कंपटीशन के लिए भी, और लैब में आप कैलकुलेशन वगैरह किया होगा उसमें भी। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट ये क्या कहता है, प्लीज सारे लोग देखें। ए प्लस बीबी रिएक्शन करके सीसी प्लस डीडी बनाए, कोई रिएक्शन है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से क्वेश्चन जब करेंगे तो याद रखिए हमेशा रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी नहीं है। जब किसी न्यूमेरिकल को मोल कंसेप्ट से किया जाता है ना, मोल से, उसके लिए जरूरी है कि बैलेंसिंग होना चाहिए। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट के लिए कोई बैलेंसिंग रहे ना रहे। अब क्या कहता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट? प्रोसेस उन्होंने कहा, लिखने की जरूरत नहीं है, गौर से सुनो। उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट को ये भी कहते हैं, इक्विवेलेंट भी कहते हैं, बतवा बराबर है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए should be equal to number of gram equivalent of B should be equal to number of gram equivalent of C, which is should be equal to gram equivalent of D. This is the law of equivalence. मतलब ये है जैसे तुम सिमिलर ट्रायंगल पढ़ते हो, भले लेंथ अलग अलग हो, सबका रेशियो सेम होता है ना, वही हाल यहाँ पर है। ग्राम इक्विवेलेंट का 3 फार्मूला हो सकता है, सबका मास अलग अलग हो, इक्विवेलेंट मास अलग अलग हो, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट सबका सेम हो। जैसे सिमिलर ट्रायंगल, हर की लेंथ अलग अलग है, लेकिन करस्पॉन्डिंग लेंथ का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, भाई हाँ यहाँ पर है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या है कि अगर दो ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट रिएक्टेड should be equal to number of gram of equivalent of each product form. वही लिखा गया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A is equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B। ग्राम, इस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे? नीट में, एम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आते हैं, और जितने टफ न्यूमेरिकल सब हैं कैलकुलेशन के, सब इसी पर हो जाएंगे। बोलिए, पहले सबको समझ में आया यहाँ तक? ए अल्लाह, बोलिए। यस सर। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी आवाज है आपकी, माशाअल्लाह। जल्दी लीजिए। माशाअल्लाह सर, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हाँ। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, मजा। हाँ, मजा आएगा तुम्हें, वेरी गुड। पैसा दे दोगे तो और मजा आएगा, वेरी गुड। क्या सर? अभी चलो, अभी बात बोलो, म्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ सुने सारे लोग, एक स्टूडेंट ने कहा रिपीट कर देने के लिए, क्योंकि इस बैच में रिपीट का बात नहीं प्लीज। ए प्लस बीबी रिएक्शन करके सीसी प्लस डीडी बनाया। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट बस इतना कहता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। बस ये लॉ है, इस पर न्यूमेरिकल हम करेंगे। कोई ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? तो 3 फार्मूला है, क्वेश्चन जैसा रहेगा उस तरह का फार्मूला। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का पहला फार्मूला है वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास। दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तीसरा है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। जो लोग लेट से आए हैं वो सब करेंगे, उनको कैसे। चलिए अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए। एक बात लॉजिकल याद रखिए, गौर से सुनिए अच्छे से। ए प्लस बी है प्लस सी है, डी और ई बनाया। गौर से सुनिए इधर अच्छे से। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के लिए जरूरी है कि रिएक्ट फॉर्म, मान लो कि ए और बी है जो आपस में रिएक्ट नहीं किया, ये ए और बी सी से रिएक्ट कर रहा है, ये दोनों रिएक्टेड, ये रिएक्ट कर रहा है। मतलब जैसे सुनो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं,
HCl H2SO4 प्लस NaOH। खुद सोचो क्या HCl H2SO4 आपस में रिएक्ट कर सकता है? नहीं, इसका मिक्सचर NaOH से रिएक्ट कर सकता है। बोलो यहां तक समझ में आया? याद रखो A और B आपस में रिएक्ट नहीं कर रहा है, नॉट रिएक्टेड। A प्लस B किससे रिएक्ट कर रहा है? बोलो C से। जैसे कोई एग्जांपल HCl H2SO4 एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये पूरा मिक्सचर किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? NaOH। तो देखो यहां पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा? तो यहां पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट देखो क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B should be equal to number of gram equivalent of B, C, number of gram equivalent of D, number of gram equivalent of E, नंबर। चलो ये हो गया, बताओ सबको समझ में आया? तो देखो इस लॉ के लिए क्या जरूरी है कि आपस में रिएक्ट हो। जब आपस में रिएक्ट हो, जैसे पहला था A प्लस B आपस में रिएक्ट करेगा, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर। यहाँ A और B रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो इस दोनों का सम इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर। बोलो आया सबको समझ में? चलिए आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए, आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ो सर, माशाल्लाह। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ऐसे ही बोलते रहो तुम। हाँ, लिख लिया सारे लोग? बोलिए वेरी गुड। बोलना नहीं आता है सर, उन्हों को बोलना नहीं आता है सर, अब जमान ही नहीं। चलिए यहाँ देखिए सारे लोग ध्यान दें, प्लीज ध्यान दें अच्छे से। अब सुनो, इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ जानना है दो कंपाउंड के बारे में, जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। आप KMnO4, एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत दफा आ चुका है, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के न्यूमेरिकल को करने के लिए पहले आपको मालूम हो KMnO4। अब देखो इसका पहला केस, ये पार्ट एसिडिक मीडियम, और तुम डीएफ ब्लॉक में पढ़ चुके हो कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होता है, ये याद रखना है। अब आपको N+7 है, यहाँ +2 है, N फैक्टर कितना हो गया? 5। याद रखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 n/5। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जीएमएस और आ चुका है कि राइट द इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इन एस। अब तुमको न्यूमेरिकल करने के लिए जरूरी है कि ये मालूम हो कि जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में लिखा हुआ रहेगा तो आपको ये याद होना चाहिए कि KMnO4 Mn+2 में। ये आपके सिलेबस में है, डीएफ ब्लॉक में मौजूद है। तो कोई भी कहे एसिडिक मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो m/5 रख के नहीं पढ़ना। n फैक्टर 5 क्यों हुआ 5? KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn+2 में। जब भी न्यूमेरिकल KMnO4 का एसिडिक मीडियम लिखते तो आप डायरेक्ट याद रख लो n फैक्टर 5 होता है। बोलो ये एसिडिक मीडियम वाला सबको समझ में आया? यस सर। बाकी लोग टेक्स्ट मैसेज करें, एक चिल्ला के बोलेंगे, बाकी सब टेक्स्ट मैसेज करें। बाकी मैसेज करें ना सर, मैं चिल्ला के उसको बोलिए वेरी गुड। यस सर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सर, सुभान अल्लाह। हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बी आपके पास है न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम का दूसरा नाम है फेंटली, पार्शियली। फेंटली का मतलब पार्शियली अल्कलाइन मीडियम। ये भी आपके डीएफ ब्लॉक में है, एनसीईआरटी में। तो याद रखिए KMnO4 में इसमें MnO2 में कन्वर्ट होता है। यहाँ +7, यहाँ +4, तो n फैक्टर हो जाएगा 3। तो इक्विवेलेंट वेट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है
राइट द इक्विवेलेंट रेट ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम, तो m/3 4 ऑप्शन दिया रहेगा। जल्दी लिखें सारे लोग। KMnO4 का एक लास्ट केस है स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम, स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम। तो इसमें KMnO4 जो होता है वो K2MnO4, K2MnO4 को क्या कहते हैं? पोटेशियम मैग्नीट। यहाँ +7 है, यहाँ चेक करोगे +6, n factor 1 equivalent weight of KMnO4 in a strongly basic medium is m/1 n। m तो निकाल लोगे, KMnO4 का ऐसे तुम याद रख लो, मोलर मास 158 होता है। चलो बताओ, सबको समझ में आया? KMnO4 का तीनों केस मोर इम्पोर्टेंट है एसिडिक मीडियम। सर इस रिएक्शन में जो पोटेशियम है पहले वाले में क्या गायब हो गया था, अभी K2 कैसा आ गया सर? K2 कैसा आ गया? नहीं, ये याद रखिए, अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 K2MnO4 में कन्वर्ट होता है। ये KMnO4 है पोटेशियम पर मैग्नेट, ये है पोटेशियम मैग्नेट है, ये अलग अलग है। ये याद रखना, अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 किसमें कन्वर्ट होता है? K2MnO4 में। न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट होता है, और एसिडिक मीडियम में Mn+2 में अलग, तीनों में अलग अलग है। आया समझ में जिन्होंने पूछा था? हाँ यस सर। हाँ ठीक ठीक। नासिर हो ना? यस सर, नाज़िर हूँ सर, माशाअल्लाह सर। अरे यार तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो यार। डाटू कल क्यों नहीं आए थे तुम लोग भाई? लिख लिया? हमें पढ़ने में मजा आना चाहिए सर। चलिए आप सुने सारे लोग। दूसरा, उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे। न्यूमेरिकल कराने के लिए ये जरूरी है कि KMnO4 का तीनों केस, उस तीनों में डायरेक्ट क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में देखिएगा। KMnO4 का देखो, इक्विवेलेंट वेट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। एक ही कंपाउंड का हर केसेस में एन फैक्टर अलग हो सकता है, इक्विवेलेंट वेट अलग हो सकता है। तो KMnO4 बहुत ही मशहूर केस है। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि MnO4 Mn+2 में कन्वर्ट होता है। स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में K2MnO4 में कन्वर्ट होता है। फ्रेंडली अल्कलाइन यानी जिसको न्यूट्रल मीडियम में आप कह सकते हैं, वो है MnO2 में। अब आइए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका सिर्फ एक ही केस है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो K2Cr2O7 जो होता है, याद रखिएगा एसिडिक मीडियम में, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में होता है। बेसिक मीडियम में इसलिए नहीं होता है कि वहां एन फैक्टर चेंज ही नहीं होता है, 6 से 6 ही हो जाता है K2MnO4। याद रखो K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, आपको सबको मालूम है Cr+3, ये सब डेवलप रिएक्शन है। तो यहाँ पर +6, एन फैक्टर क्या हो जाएगा 3 × 2, तो इक्विवेलेंट वेट K2Cr2O7। अब जब भी K2Cr2O7 रहे एसिडिक मीडियम में रहे, तब आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि टाइम बचेगा एन फैक्टर 6। बोलिए नासिर सदानी, आया समझ में? बोलिए, सब लोगों ने लिख लिया? मैसेज कीजिए। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और याद रखिए, ये 2 का तो याद रखिएगा ही,
ये लिस्ट याद रखिएगा कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ना, ऑक्सीडाइजेस आइट फॉर्म को, याद रखिए, आइट फॉर्म को 8 फॉर्म में कन्वर्ट करता है और अस फॉर्म को इक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ऑक्सलेट आयन को कार्बन डाइऑक्साइड में करता है, सल्फाइड को सल्फर में करता है और हैलाइड आयन को X2 में करता है। ये याद रखिए, चाहे KMnO4 हो, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, जैसे फेरस है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि फेरिक बनेगा, नाइट्राइट नाइट्रेट, सल्फाइड सल्फेट। तो जब तक प्रोडक्ट का पता नहीं चलेगा आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए बताइए, ये लिस्ट लिख लिया आप लोगों ने? तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, ये खत्म, उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हर साल उस पर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए, ध्यान ये है आपको, क्वेश्चन देखिए अब कैसे होगा। क्वेश्चन ये है, व्हाट मोल्स ऑफ KMnO4 इज, पहला क्वेश्चन है, मैं खुद करूंगा, इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज completely 1 mole of FeSO4 in acidic medium, ठीक है। ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 1/5, सी ऑप्शन है 2/5, सी ऑप्शन है 3/4। देखिए मैं खुद करता हूं, सारे लोग ध्यान दीजिए। What mole of KMnO4 is required to oxidize completely 1 mole of FeSO4 in acidic medium? क्वेश्चन लिख लिया सारे लोग? अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। क्वेश्चन लिख लिया? अल्लाह, क्वेश्चन लिख लिया? हाँ, अब सुने, चलिए सारे लोग सुने, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। आप KMnO4, ये क्या, FeSO4 को कहेंगे फेरस सल्फेट। आपको इसमें रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लॉग इक्विवेलेंस से क्वेश्चन को कीजिए। क्या लिखिएगा, गौर से सुनिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट of KMnO4 should be equal to number of equivalent of FeSO4, बस, बैलेंसिंग है ही नहीं है। अब देखो मोल पूछा है तो इसका इक्विवेलेंट का क्या फार्मूला इस्तेमाल करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तो मोल्स को कहा है निकालने के लिए। अब तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 का n फैक्टर 5 होता है। अब यही है स्टूडेंट को प्रॉब्लम, 5 कहां से आया? आपको मैंने लिखा दिया, KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होता है। अब इसका भी नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स, 1। अब देखो इसका n फैक्टर, फेरस किसमें कन्वर्ट होता है, फेरिक में, तो यहाँ n फैक्टर कितना होगा, 2 से 3 1, तो n नंबर ऑफ मोल्स भी 1, n फैक्टर भी 1। देखो कितना जल्दी आंसर आ गया, KMnO4 1/5। दिस इज द आंसर। बोलो, ताली मारो, अब बाबा करो, बोलो आया सबको समझ में? तो देखो एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है फिजिकल केमिस्ट्री में, समझा कि नहीं? टाइट्रेशन में यही तो होता है कि फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता है। डार्क पर्पल कलरलेस हो जाए। लिख लिया सारे लोग? समझ में आया कि नहीं आया? मैंने पूरा लिख के समझाया है। रिएक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं, बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं। नॉर्मली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से जो भी न्यूमेरिकल होंगे, बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड।
मूल कंसेप्ट से करते तो रिएक्शन लिखना पड़ता, बैलेंसिंग करना पड़ता, बहुत टाइम लगता। अरे क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं? जल्दी से टेक्स्ट करें, टाइम कम है। सबको समझ में आया? अरे नासिर, तुमको आया? नासिर, तुम्हारी आवाज कहाँ चली गई? ए अल्लाह, तुम्हारी आवाज दब गई क्या नासिर? ओ नासिर, बिहारी की आवाज दब गई लगता है। ओ माय गॉड। अच्छा अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो इसी पर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, देखिए, व्हाट मोल ऑफ K2Cr2O7 is required to react completely with 2 mole of oxalate ion, या अपने से कीजिए, इन एसिडिक मीडियम। ए ऑप्शन 2/3, बी ऑप्शन 3/2, सी ऑप्शन 4/3, डी ऑप्शन 3/4। जल्दी करो। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से करो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सलेट आयन। K2Cr2O7 का n फैक्टर एसिडिक मीडियम में क्या होता है? अभी नोट्स लिखा है, उसको देखो। ऑक्सलेट किसमें कन्वर्ट होगा वो भी देखो अलग से, तो n फैक्टर निकालो, जल्दी करो। बोलिए साइंटिस्ट लोग, समझ में आया? बोलिए, बनाइए इसको। कोई आंसर नहीं आ रहा। कितने बच्चे भाई। नासिर, तुम तो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल, तो माशाल्लाह माशाल्लाह। अब क्या हो रहा है भाई? माशाल्लाह। ये मोहम्मद कोई नए स्टूडेंट है क्या? MOHD, मोहम्मद नाम के स्टूडेंट कोई नए आए हैं क्या? 3/2 आया। अच्छा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। पहली क्लास है, कोई बात नहीं, आज तो आप कर लीजिए, कल नहीं। हाँ, ये चैप्टर एंड होने वाला है, अभी एंड होने वाला है। नए चैप्टर से समझ में आएगा, अभी ये आज एंड होने वाला है ये। उसके बाद कंटिन्यू रहिएगा। बोलिए, सबको समझ में आ गया? तो देखिए, सारे लोग ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 should be equal to number of gram equivalent of C2O4 2 minus नंबर ऑफ मोल्स निकालना है K2Cr2O7 का, n फैक्टर 6 होगा। 6 कैसे हुआ? एसिडिक मीडियम में पढ़ाया जा चुका है। इसका नंबर ऑफ मोल्स 2 है। आप सुनो अच्छे से, C2O4 को K2Cr2O7 किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बन। ये आपको खुद मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने लिस्ट दे दिया। ऑक्सीडेशन नंबर +3 +4, इसका n फैक्टर 3 से 4 कितना? 1। नंबर ऑफ एटम कितना? 2, इसका n फैक्टर 2। ये हो गया। तो आपके पास आ गया
K2 CR7 का 4/6 2/3 ए ऑप्शन 2/3 ए ऑप्शन है ना 2/3 बोलो सबको समझ में आया। देखिए नासिर शबानी कितने जबरदस्त स्टूडेंट हैं। हाँ ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड। दो क्वेश्चन और इस पर मैं कराऊंगा उसके बाद आगे ये चैप्टर खत्म। दो क्वेश्चंस के बाद ध्यान देंगे। What volume of 0.1 m KMnO4 is required to react completely with 100 ml of 0.2 m iodide ion। हाँ ये पूछ रहा है आपसे। ये ऑप्शन है 400 ml बी ऑप्शन है 40 ml सी ऑप्शन है 200 ml डी ऑप्शन है 500 ml। देखिए कैसे कीजिएगा ध्यान दीजिए। अगेन वही है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 is equal to number of ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयोडाइन। अब यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम N1 V1 is equal to N2 V2। क्यों मोलारिटी दिया हुआ मोल्स नहीं है यहाँ और आप सारे लोगों को मालूम है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलारिटी इनटू n फैक्टर। दिस इज द रिलेशन। तो नॉर्मेलिटी कैसे निकलेंगे 0.1 और यहाँ पर लिख लीजिएगा इन एसिडिक ना भी लिखा है तो एसिडिक ही समझिएगा इन एसिडिक मीडियम। n फैक्टर कितना है 5 वॉल्यूम मालूम नहीं N2। अब देखो आयोडाइड किसमें कन्वर्ट होता है अभी पढ़ाया मैंने आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है तो आपको यहाँ पर n फैक्टर कितना होगा -1 से 0 कितना होगा 1। कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है तो n फैक्टर 1 नॉट 0.2 into 100 तो V1 is equal to 20/0.5 तो 200/5 40 ml। दिस इज द आंसर। तो अब आपके ऊपर है कि कौन सा फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर N1 is equal to N2 V2 होगा। बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं आया। कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ दमन दमन सबको समझ में आया। बानो जितनी बानो है
कनीज, नायरा, नरगिस बानो, जहरा बतूल, फातिमा बतूल, जमीला बानो, चलिए तो ये इस तरह आपको करना है। चलिए अब आइए, ये चैप्टर पूरी तरह खत्म। अब हम टॉपिक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सारे लोग ध्यान दें। हाँ, ये चैप्टर रिडॉक्स में मैंने ऑक्सीडेशन नंबर, एन फैक्टर, बैलेंसिंग और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सब पढ़ा दिया मैंने। चलिए अच्छी बात है। अब हम देखिए एक ऑर्गेनिक का छोटा चैप्टर जिस पर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चंस आते ही हैं उस पर, वो है आपका, सारे लोग ध्यान दें, देखिए उसको कहते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहाँ पर है ये? 11th में यूनिट 12 सेकंड बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब नया चैप्टर है, सारे लोग ध्यान दें। एक को पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्वांटिटेटिव। तो एक पढ़ेंगे क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ, दोनों का क्या मतलब हुआ वो हम बताएंगे। ये आपके 11th में यूनिट 12 में है। यकीन जानिए हर साल क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट सही से ध्यान नहीं देते। इसमें जितना पढ़िएगा उसी तरह आपको आएगा, कोई टफ नहीं है। न्यूमेरिकल भी है इसमें, ऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल इसी चैप्टर में। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को लोग फिजिकल में भी पढ़ा देते हैं, मोल कंसेप्ट में। अब देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। पहले सब लोग टॉपिक डाल लिया। चैप्टर का नाम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें 2 पार्ट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए सारे लोग समझिए, जिनकी पहली क्लास है वो यहाँ से समझें। ये यूनिट 12 में है, 11th के सेकंड बुक में यूनिट 12। अब सुने, हम लोग जो पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, पहला मेथड है उसको कहते हैं लीबिग्स मेथड। लीबिग्स मेथड। अच्छा, आप लोगों से गुजारिश ये है, सारे लोग ध्यान दें, इसमें 7-8 फार्मूला आएगा, उसको कैसे याद करेंगे। हम एक फार्मूले को डिराइव करके सिखाएंगे आपको। अगर वो सीख गए तो बाकी मैं उसी पर डायरेक्ट लिखूंगा, फिर मत पूछेगा ये कैसे हुआ। अब उसी बेसिस पर आपको हम याद पूरा करा देंगे। इसमें बच्चों को याद ही नहीं हो पाता फार्मूला। ऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल आएगा तो इसी वाले पार्ट से आएगा। ये सब सिलेबस में। लीबिग्स मेथड क्या है? This method is used for the estimation of carbon and hydrogen in organic compound। कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है। क्वांटिटेटिव का मतलब यही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन हाइड्रोजन है तो उस मेथड को लीबिग्स कहते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब हुआ कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने परसेंटेज में कार्बन है। क्वांटिटेटिव का यही मतलब हुआ। आपको न्यूमेरिकल दे देगा, न्यूमेरिकल की ऐसी लैंग्वेज रहती है जिसको हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करें। That's the reason this method is used for the estimation of carbon and hydrogen in organic compound। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज क्या है, न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो बताएंगे। बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया? तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन है तो
कितनी परसेंटेज में है हम कैसे निकालेंगे? तो कार्बन हाइड्रोजन का मैं फार्मूला ड्राइव कर दूंगा, बाकी उसी के बेसिस पर सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, अब इतने सारे फार्मूले को हम कैसे याद करेंगे? एक को याद कर लो, बाकी सब याद हो जाएगा। देखो एक को मैं प्रूव कर रहा हूं, सारे लोग सुनो। करते क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन हाइड्रोजन हो गई, उसको कंबशन कराओगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास को मान रहे हैं W ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड के मास को मान रहे हैं W1। तो चलो पहले हम निकाल रहे हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे निकालें? हम कार्बन की बात कर रहे हैं, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं, इसके बेसिस पर सब लिखेंगे। तो देखो सारे लोग पहले क्या करोगे, देखो तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको मालूम है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को आपने माना है W1 ग्राम। प्लीज सारे लोग देखो, मैं रिपीट नहीं करूंगा, सारे लोग ध्यान दें। कार्बन की परसेंटेज ऑर्गेनिक कंपाउंड में मालूम करने तो आपको कौन सा कंपाउंड मालूम होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लो, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, अब सुनो एक मिनट अच्छे से। अच्छा एक बात सारे लोग बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर 1 मोल है, सारे लोग टेक्स्ट मैसेज करना, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर 1 मोल है तो बताओ इसमें कार्बन के कितने मोल है? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने मोल हैं? जल्दी बताओ, टेक्स्ट मैसेज करो। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने मोल हैं? अरे टेक्स्ट मैसेज करो, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने मोल होंगे? अरे देखो यार तुम लोग क्रैश कोर्स में जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। बोलिए 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने मोल हैं? यार आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हम मोल पूछ रहे हैं दिया भैया, रोज नंबर बोल नहीं है, हम मोल में पूछ रहे हैं। देखिए इधर कुछ आता होता है नहीं किसी को। कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मोल कितना है? 1। तो कार्बन के कितने मोल्स होंगे? 1 × 1। कार्बन डाइऑक्साइड के भी 1 मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे? 1 × 2। बोलिए आया सबको समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड का अगर 1 मोल है तो कार्बन के कितने मोल होंगे? 1 × 1। ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे? 2 × 1, 2 मोल। तो वही चीज यहाँ पर है, सारे लोग सुनो। कार्बन डाइऑक्साइड का जब इतना मोल है तो कार्बन का भी इतना ही मोल होगा। जितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल उतने कार्बन के मोल होंगे। ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे? इसका डबल हो जाएगा। तो ये होगा, सारे लोग सुनो। उसके बाद क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आप मास ऑफ कार्बन निकालें। तो मास ऑफ कार्बन, मोल को हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या है भाई? W1/14 × 12। ये आपका कार्बन का मास है। बस परसेंटेज निकल गया। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? मास ऑफ कार्बन को मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिवाइड करके इनटू 100 करेंगे। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ? मास ऑफ कार्बन W1 × 12, 44, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड W × 100। तो ये फॉर्मूला आएगा। देखो ये देखो ऑर्गेनिक में आएगा। पता ये फार्मूला ड्राइव करने में किसी को परेशानी? एक दफा रिपीट कर देता हूं। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड से निकलेगा। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड W1 लिखा हुआ है, तो मोल्स निकाल लो। W1/44। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जितने मोल होंगे कार्बन के भी उतने ही मोल्स होंगे। अब कार्बन के मोल को मास में कन्वर्ट कर दो, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या? मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100।
तो मास ऑफ कार्बन ये पूरा लिख दिए डिवाइडेड बाय W into 100। बोलो सारे लोग, समझ में आया? अब इतना डेरिवेशन याद नहीं करना, एक मैंने ड्राइव कर दिया, बाकी इसी पर सब याद करा दूंगा। चलो लिख लिए। अब मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स दे रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक्स से दे रहा हूं, सारे लोग सुनो अच्छे से। बस मैं एक चीज लिख देता हूं, परसेंटेज ऑफ कार्बन 12/44 into W1/W into 100, यही आया है। चलो अब सुनो, जब भी तुम्हें परसेंटेज निकालने को कहे तो पहले एक टेबल याद रखो, पहले एक शॉर्ट ट्रिक्स याद रखो, एलिमेंट और कंपाउंड। पहले ये टेबल याद रखो। कार्बन की परसेंटेज निकालनी है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हाइड्रोजन की परसेंटेज है तो वाटर चाहिए, सल्फर की परसेंटेज पूछे तो BaSO4 चाहिए। और से सुनो अच्छे से, यही ट्रिक से सारा फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। फास्फोरस की परसेंटेज चाहिए तो Mgp2O7, क्लोरीन की चाहिए तो AgCl, ब्रोमीन की चाहिए AgBr, आयोडीन की चाहिए AgI। अब देखो, अब तुम रट के पढ़ोगे तो 3 7 का फॉर्मूला याद नहीं होगा, कैसे याद करोगे इसे? तो पहले देखो कैसे, जिसका जो कंपाउंड है, कार्बन की परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन की परसेंटेज वाटर से, सल्फर की BaSO4 से, फास्फोरस की Mgp2O7 से, क्लोरीन की AgCl से, ब्रोमीन की AgBr से, AgI से। अब एक बात और, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44, वाटर का 18, BaSO4 का तुम कैलकुलेट करोगे 233, Mgp2O7 का कैलकुलेट करो तो 62, 24 और 7 छक्के 42, 11, 112 कितना हो गया? हाँ 190। ये मैं लिख देता हूं कि जब मैं ये लिखूं तो समझ में आ जाए। AgCl का 143.5, AgBr का 288, 108, 127, 235। ये मैंने मोलर मास लिख दिया। चलो पहले ये लिस्ट तैयार कर लो, समझे? तो कार्बन की परसेंटेज, कार्बन, ये पहले लिस्ट तैयार कर लो टेबल। अब तुम्हें मैं सिखाता हूं कैसे याद रखो, जल्दी। ये मैंने मोलर मास लिख दिया है सबका, कि तुम्हें निकालने में परेशानी ना हो, ना याद रहे तो निकालने तो आता ही है सबको। कोई भी पूछे फास्फोरस की परसेंटेज ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे निकलेगी, तो Mgp2O7। तुमसे कहानी नहीं पूछेगा Mgp2O7 कैसे बना, ठीक है? अरे बोलो ना यार। लिख लिए सारे लोग? अब सुनो अच्छे से, W क्या माना है मैंने? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो W1 क्या है? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कैसे याद करोगे, गौर से सुनो अच्छे से। नंबर 1, प्लीज आप सुनो इधर, इसी से सारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो देखो इधर कार्बन है तो कार्बन का मोलर मास 12, ऐसे याद रखो। कार्बन की परसेंटेज किससे निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका मोलर मास 44 इनटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कंपाउंड बना उसका मास, डिवाइडेड बाय, हमेशा डिनोमिनेटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, याद रखो। फिर से सुनो, जिसकी भी परसेंटेज निकालना है उसके मोलर मास को उस कंपाउंड के मोलर मास से डिवाइड करो। परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का मोलर मास 12, कार्बन की परसेंटेज किससे निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड 44। देखो ये प्रूफ हो क्या आया है। उसके बाद कार्बन का मास, कार्बन किससे निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड के, उसका मास उसको डिवाइड इनटू 100। अब देखो नंबर 2, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो लिख के बताओ हाइड्रोजन की परसेंटेज किससे मालूम करते हैं? लिख के बताओ टेक्स्ट मैसेज।
हाइड्रोजन की परसेंटेज किस कंपाउंड से, क्या बनना चाहिए हाइड्रोजन के लिए? अरे बोलो यार, हाइड्रोजन की परसेंटेज किस कंपाउंड से निकाली जाती है? वाटर। चलो तो देखो वाटर है, तो देखो हाइड्रोजन, देखो इधर सारे लोग इधर देखो, हाइड्रोजन का मोलर मास 1, 2 है तो 2, वाटर का 80 इनटू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। सारा डाटा देख देगा, 3-4 लाइन का क्वेश्चन इसी पर हो जाएगा। ताली ठोको ताली, बोलो आया समझ में? ए अल्लाह या अल्लाह बोलो ना, कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे यस यस तो बोलो। अरे सबको समझ में आया कैसे प्रूफ हो रहा है? तीसरा सुनो, परसेंटेज ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सारे लोग लिख के बताओ, सल्फर की परसेंटेज किस कंपाउंड से निकलेगी? सल्फर की परसेंटेज किस कंपाउंड से निकलेगी? BSO4। चलो देखो, तो BSO4 है, तो देखो BSO4 में कितना सल्फर है? 160, सॉरी सल्फर का मोलर मास कितना होता है? 32। मोलर मास BSO4 का मैंने लिखा है 233 इनटू मास ऑफ BSO4, न्यूमेरिकल में कराऊंगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। अपने आप फार्मूला याद हो जाएगा। बोलो बोलो जल्दी बोलो, सारे लोग अच्छे से बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बगैर समझ के रट के पढ़ोगे कभी याद ही नहीं होगा। W1 W के फॉर्म में याद करोगे, याद नहीं होगा, मास के फॉर्म में याद रखो। अरे सारे लोग बताओ, नास्तिक सबको समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? अब देखो, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फास्फोरस की परसेंटेज किससे निकाली जाती है? P2O से। तो देखो फास्फोरस का मोलर मास 31 होता है, कितने फास्फोरस? 2, 62 बाई 198, मास ऑफ Mg P2O7 डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। अब देखो इसमें मैंने टोटल 4 फार्मूला सिखाया तुम्हें। अब आओ, एक वर्ड आता है केरियस मेथड, यही पूछेगा आपसे। तो दिस मेथड इज used for the estimation of हाइलोजन। याद रखो हाइलोजन, हाइलोजन की परसेंटेज निकालनी तो उस मेथड को केरियस कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हाइलोजन में 3 बातें, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सारे लोग सुनो, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोरीन कैसे निकलेगा? AgCl से। तो क्लोरीन का मोलर का 35.5, AgCl का 143.5, मास ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 2, इस मेथड को केरियस मेथड कहते हैं। पूछा जाएगा केरियस मेथड से किस एलिमेंट का परसेंटेज या एस्टिमेशन करते हैं? तो हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ब्रोमीन का किससे निकलता है? AgBr। मोलर मास 80, 188 इनटू मास ऑफ AgBr डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। 100 तो कीजिएगा ही। उसी तरह तीसरा, परसेंटेज ऑफ I इनऑर्गेनिक कंपाउंड AgI, तो 127, 235, 127 आयोडीन एक है, एक का मोलर मास, मास ऑफ AgI डिवाइडेड बाय
मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो देखो अपने आप फार्मूला समझ के पढ़ोगे, कोई रटने की जरूरत नहीं है। तो एक फार्मूला को मैंने ड्राइव किया, सब कुछ फार्मूला इसी तरह ड्राइव होता है। सारे लोग मिलके बोलो ये कंसेप्ट सबको समझ में आया। अब देखो मैं न्यूमेरिकल तुम्हें देता हूं, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। (35.5) बिहारन क्लोरीन का मोलर मास है, आपको उस वक्त से समझाया जा रहा है। क्लोरीन का मोलर मास 35, जिसका निकालना है उसके मोलर मास को ऊपर रखें, डिवाइडेड बाय टोटल का मोलर मास। उस वक्त से समझ में नहीं आ रहा है क्या? दिमाग नहीं है? उतना अच्छे से समझाने के बावजूद यही हाल है आप लोगों का। कार्बन का निकाला गया तो कार्बन का पारा लिखा नहीं गया, कार्बन का पारा नीचे कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ रहता है दिमाग आप लोगों का? क्लोरीन का 35.5 होता है। अब यहाँ AgI है तो आयोडीन का मोलर मास 127 डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास। AgBr है तो Br का मोलर मास 80 होता है, AgBr 188। Cl है तो Cl का मोलर मास 35.5, उसके बाद टोटल AgCl जिसका कंपाउंड बना उसको लिखिए। क्लोरीन का AgCl से निकालते हैं तो क्लोरीन 35, फिर टोटल 143, क्योंकि Ag का 108 होता है, Ag का 108 मोलर मास होता है। फास्फोरस देखिए, फास्फोरस का 31 होता है। कितने फास्फोरस हैं? 2, तो 62, फिर टोटल ऐड कीजिएगा 198। मास ऑफ Mgp2 आया? सबको समझ में? आगे बढ़े। जितना पढ़ा दिया जाता है उतना दिमाग नहीं रहता क्या? तो क्लोरीन 35 कहां से आया? 7 फार्मूला आ गया, सातों में मैं समझा के बोला, दिमाग ही नहीं रहता है, कहाँ रहता है लाही मालूम। चलिए क्वेश्चन लिखिए, 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन on combustion gave 0.66 gram of carbon dioxide. Calculate the percentage of carbon in organic compound. A option 10%, B option 20%, C option 60%, D option 90%. जल्दी लिखें क्वेश्चंस को। क्वेश्चन सारे लोगों ने लिख लिया? देखिए लैंग्वेज किस तरह पूछेगा, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा 10%, 20%, 60%, 90। तो देखिए कार्बन का पूछा है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड से निकालेंगे, यहाँ लिखा भी हुआ है। तो देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मोलर मास 44, कार्बन डाइऑक्साइड 44, फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। 12 by 44 0.66, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? 0.2 into 100। सॉल्व करें 90% आएगा। सॉल्व करें सारे लोग। तो बस आपको लैंग्वेज को देखकर फार्मूला इस्तेमाल करना है, समझा? तो 12 into 0.66 into 100 divided by 44 divided by 0.2, 90%। बोलिए आया समझ में? ये 90% सबको समझ में आ गया? तो इस तरह की लैंग्वेज होगी। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो घर पर आज जाके अलग से प्रैक्टिस कीजिए। कार्बन पे परसेंटेज, कार्बन एक फार्मूला ड्राइव करके मैंने सिखाया, उसी को लिख कर प्रैक्टिस कीजिए कैसे याद करना है। बगैर समझे याद कीजिएगा तो इतना सारा फार्मूला याद नहीं होगा। कार्बन का है तो कार्बन का मोलर मास ऊपर, नीचे उस कंपाउंड का। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।